जय हिंद प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ज्ञान गुरुजी में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का बायोलॉजी। तो इसके पहले अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो चैनल में जाकर के पूरी तरीके से पार्ट नंबर 1 का वीडियो देख लीजिएगा। आज हम लोग चैप्टर का पढ़ने वाले, कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले? मानव जनन यानी ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इसके पहले पार्ट नंबर 1 में देखे थे कि जनन क्या होता है ना, मानव जनन में कौन कौन सी विधि होती है। उसके बाद देखे थे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसका एक डायग्राम बनाए थे। स्पर्म कहाँ से निकलता है, किस वाहिनियों के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है, पूरी तरीके से हम पार्ट नंबर 1 में देखे थे। अगर नहीं देखे होंगे तो वीडियो में जाइएगा और पूरी तरीके से आप लोग एनालिसिस कर लीजिएगा। आप लोगों को एक और चीज़ कि ये आपको जो सेशन स्टार्ट किया गया है इसको शुरू से अंत तक पहुंचाया जाएगा, यानी जीरो से लेकर के हीरो तक, यानी एक एक कंटेंट के साथ आपको बेहतरीन ढंग से पढ़ाया जाएगा। तो अगर नए होंगे तो एक बार सब्सक्राइब और शेयर और लाइक जरूर कर दीजिएगा, ताकि आने वाले भी आगे भी जो भी आपके बगल के होंगे उनको भी फायदा हो सकता है, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। तो चलिए आज हम लोग शुरू करने वाले हैं मानव जनन ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इसके पहले हम लोग पार्ट नंबर 1 देखे थे, ठीक है। जैसे ये किसके लिए है? तो ये हमारे क्लास 12th के लिए है ना, क्लास 12th बायोलॉजी वाले स्टूडेंट के लिए है ना। और इसके पहले पार्ट नंबर 1 नहीं देखे हो तो देख लीजिएगा प्लीज, उसके बाद आप लोग इस वीडियो को आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। आइए हम लोग उसमें देखे थे वृष्ण के बारे में, उसमें देखे थे मेल पार्ट्स यानी मेल रिप्रोडक्शन यानी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट सिस्टम्स, यानी उसमें देखे थे हम लोग कि कौन से भाग में स्पर्म होते हैं, स्पर्म बन के कहाँ से कहाँ तक कौन विधि में जाते हैं, पूरी तरीके से हम लोग उसमें देखे थे। आज हम लोग इसमें वृष्ण के बारे में जानेंगे, वृष्ण होते क्या है, वृष्ण कहाँ होते हैं, है ना, अंडाणु कहाँ होते हैं, पूरी तरीके से। तो देखिए सबसे पहला हमारा हेडिंग आपका वृष्ण यानी टेस्टिस। कहता है यह एक जोड़ी वृष्ण पुरुषों में उदर गुहा के बाहर वृष्ण कोष में पाया जाता है। वृष्ण कोष में क्या किया जाता है? यह पाया जाता है। यह पाया कहाँ जाता है? देखिएगा ये एक जोड़ी होता है, एक जोड़ी कहने का मतलब इसकी संख्या 2 होगा, जोड़ा एक तो संख्या 2 होगा, ठीक है। इसका कुछ पॉइंट है, कहता है कि यह उदर गुहा के बाहर इसलिए होता है क्योंकि नर युग्मक यानी शुक्राणु को बनाने में मदद करता है। यानी हम यह कह सकते हैं ये जो वृष्ण होते हैं युग्मक को शुक्राणुओं को बनाने के लिए शरीर के औसतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस से 2 या 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होनी चाहिए। इसका टेम्परेचर जो होता है वृष्ण में, इसका शुक्राणुओं को बनने के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। 37 डिग्री से लेकर के 2 या 2.5 डिग्री सेल्सियस तक होनी चाहिए, इसका क्या ये टेम्परेचर है, ठीक है। आगे से कुछ नोट पॉइंट है, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। क्या है इसमें कि शुक्राणुओं को आदर्श टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 34.5 से लेकर के 35 डिग्री सेल्सियस तक होनी चाहिए। यानी इसमें कहा गया है कि शुक्राणुओं के लिए आदर्श टेम्परेचर तापमान कितना होना चाहिए? इसका तापमान होना चाहिए 34.5 डिग्री से 35 डिग्री तक होना चाहिए, है ना, ये याद रखना है। अगर आपको सवाल पूछ ले कि बताइएगा कि शुक्राणुओं के लिए आदर्श टेम्परेचर कितना होता है, तो 34.5 डिग्री से लेकर के 35 डिग्री सेल्सियस तक होता है, ठीक है। अब वृष्ण के मुख्य कार्य क्या होते हैं? मुख्य कार्य कौन कौन से होते हैं थोड़ा सा समझते हैं, कौन कौन क्रिया करते हैं। पहला नंबर है इसमें नर युग्मक शुक्राणुओं का निर्माण होता है। ध्यान दीजिएगा ये वृष्ण में क्या होता है, तो नर युग्मक शुक्राणुओं का निर्माण होता है ना। दो जंघाओं के बीच एक अंडाकार दो अंडाकार रचनाएं पाई जाती है, उसी को हम लोग वृष्ण बोलते हैं, ठीक है। दूसरा है इसमें नर हार्मोन या टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन का निर्माण होता है। आपसे सवाल पूछे कि नर में कौन सा हार्मोन पाया जाता है, यानी कि मेल में कौन सा हार्मोन पाया जाता है, तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पाया जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। आपसे कोई भी सवाल पूछ सकता है कि फीमेल में कौन सा हार्मोन होता है और मेल में कौन सा हार्मोन होता है। तो फीमेल में अगर देखा जाए तो फीमेल में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होता है, और मेल में कौन सा हार्मोन होता है, तो मेल में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पाया जाता है, ठीक है। इसका नोट पॉइंट कुछ समझते हैं। देखिए सारे चीजों को आप लोगों को एक एक पॉइंट्स को नोट करके आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना, बेहतरीन ढंग से। और अगर कहीं से भी पढ़ रहे होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, एक बार इस वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिएगा, है ना, एक प्यारा सा कमेंट्स कर दीजिएगा, ठीक है। इसका पॉइंट क्या है
कि नर हार्मोन के समूह को एंड्रोजन कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट, कि नर हार्मोन समूह को क्या कहते हैं, तो नर हार्मोन के समूह को एंड्रोजन के नाम से जानते हैं, है ना। किस नाम से जानते हैं, एंड्रोजन के नाम से जानते हैं। वृष्ण की लंबाई कितना होता है, ध्यान दीजिएगा, तो वृष्ण की लंबाई होता है 4 से 5 सेंटीमीटर लंबा और 2 से 3 सेंटीमीटर चौड़ा होता है ना। आपसे अगर सवाल पूछ ले कि वृष्ण की लंबाई कितना होता है, तो 4 से 5 सेंटीमीटर लंबा होता है और ये 2 से 3 सेंटीमीटर चौड़े वाला भाग होता है, ठीक है, याद रखिएगा। आइए अब थोड़ा सा वृष्ण के आंतरिक संरचना के बारे में जानते हैं। ये वृष्ण की आंतरिक संरचना है ना भाई। देखिए व्हाइट बोर्ड है, तो जितना तक लिखाता है उतना ही तक हम लोगों को एक्सप्लेन करने में अच्छा लगता है ना। तो कोशिश है कि कुछ दिन में आपके पास भी डिजिटल के साथ पढ़ाया जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल इसी के से काम चलाना पड़ेगा, है ना। आइए देखते हैं, ये हमारा है अधिवृषण। अधिवृषण क्या है, यानी कहने का मतलब, सॉरी अधिवृषण करें, वृष्ण की आंतरिक संरचना है। आंतरिक मतलब होता है अंदर की भाग। जैसे ये एक तरीका क्या हमारे क्या है, वृष्ण है। इस वृष्ण को बीच से काट के इस तरीके दर्शाया जाता है कि कौन कौन से भाग पाए जाते हैं। जैसे देखा जाए कि ये जो नली होता है इसे हम लोग शुक्रवाहक नलिका बोलते हैं, है ना। और ये जो इसका होता है वृष्ण की शरीर भाग वाला होता है। इसके नीचे देखा जाए तो वृष्ण की पूंछ होता है, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले पूंछ होता है, इसके बाद शीर्ष वाला भाग होता है ना। ये पूंछ होता है, बीच का भाग होता है, ये शीर्ष वाला भाग होता है, ठीक है। अब इसमें कुछ रचनाएं होती है, पालियां होती है। जैसे इस वाले भाग में अगर ये वाला जो भाग देखा जाएगा, ये आपके शुक्र जनन नालिका होती है, यानी शुक्राणुओं को बनाने की मदद करता है। और ये वाला बीच वाला भाग क्या बोलते हैं, इसको ट्यूनिका अल्बुजिनियम के नाम से जानते हैं। तो ये जो वृष्ण होते हैं इसके लेयर में 3 लेयर होते हैं, यानी कि इसके चारों तरफ से 3 लेयर पाए जाते हैं, है ना। पहला लेयर आपके बीच देखा जाएगा तो ट्यूनिका वैजाइनालिस, और दूसरा होता है ट्यूनिका अल्बुजिनिया, और सॉरी दूसरा होता है ट्यूनिका अल्बुजिनिया, और तीसरा होता है ट्यूनिका वैसुलोसिस, है ना। तो ये तीनों को देखेंगे। अगर आपसे सवाल पूछ ले कि आंतरिक संरचना में कितने लेयर पाए जाते हैं, तो इसके चारों तरफ तीसरा कहने का मतलब तीसरा लेयर पाया जाता है, यानी 3 लेयर पाया जाता है। पहला लेयर हमारे बीच क्या है, तो ट्यूनिका वैजाइनालिस, है ना। और दूसरा होता है हमारा ट्यूनिका अल्बुजिनिया, और तीसरा हमारा है ट्यूनिका वैस्कुलोसिस। ये तीनों को थोड़ा सा देखते हैं। ट्यूनिका वैजाइनालिस क्या करता है ना। वैजाइनालिस क्या करता है, यह अधूरा व सुरक्षात्मक आवरण होता है। यह अधूरा होता है और यह सुरक्षा करने वाला आवरण होता है, ठीक है। दूसरा है ट्यूनिका अल्बुजिनिया। ये क्या करता है ट्यूनिका अल्बुजिनिया, तो ट्यूनिका अल्बुजिनिया क्या करता है, यह मध्य स्तर का होता है। मध्य कहने का मतलब ये बीच वाले भाग का होता है ना। ये क्या होता है, बीच वाले भाग का होता है, जो वृष्ण में धस कर 200 से 250 वृष्णों पालियां का निर्माण करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग याद रखना है क्या, कि जो ट्यूनिका अल्बुजिनिया होता है उसमें 200 से 250 वृष्ण पालिका पाई जाती है। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि किसमें वृष्ण पालिका पाई जाती है, तो वृष्ण पालिका किसमें पाई जाती है, तो वो ट्यूनिका अल्बुजिनियम में 200 से 250 पालियां पाई जाती है, ठीक है। तीसरा है आपका ट्यूनिका वैस्कुलोसिस। यह वृष्ण पालिका के अंदर होती है, इससे अत्यधिक रक्त नलिका होती है। कहते इसमें अत्यधिक रक्त नालिका पाई जाती है, किसमें, तो ट्यूनिका वैस्कुलोसिस में, है। इसमें अधिकतर क्या पाया जाता है, तो रक्त का नालिका पाई जाती है। क्लियर हो गया। हमको ये समझना कि वृष्ण क्या था, तो वृष्ण एक जोड़ी पाया जाता है जिसकी संख्या 2 होते हैं, जोड़ियों में 1 होते हैं। क्लियर। अब इसको पाया कहाँ जाता है, तो उदर गुहा के बाहर वृष्ण कोश में पाया जाता है, ठीक है। अब इसका टेम्परेचर पूछता है कि उदर गुहा के बाहरी में इसलिए होता है क्योंकि ये शुक्राणुओं का निर्माण करता है, तो इसके लिए टेम्परेचर कितना होना चाहिए, इसके टेम्परेचर 37 डिग्री से लेकर के 2 या 2.5 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए। क्लियर। अब इसके बाद देखा जाए और एक सब सवाल पूछेगा कि फीमेल में कौन सा हार्मोन होता है और मेल में कौन सा हार्मोन होता है। तो फीमेल में हार्मोन कौन सा होता है, तो प्रोजेस्टेरॉन होता है और एस्ट्रोजन होता है। और फीमेल में होता है प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन होता है, और मेल में देखा जाए तो टेस्टोस्टेरोन होता है ना। और यही आगे जानने के बाद इस समूहों को क्या बनाता है, एंड्रोजन बनाता है। मतलब इतना ओवरऑल देखा जाए तो 2 हार्मोन आपका फीमेल पार्ट्स में होता है और 1 हार्मोन मेल पार्ट्स में होता है, ठीक है। आगे आपका
वाहिकाओं का मार्ग। वाहिकाओं का मार्ग क्या होता है, यानी कि जाने की रास्ता। पहला पॉइंट इसमें देखा जाए तो वृष्ण जालिका से 10 से 12 शुक्रवाहिनियां नालिका बाहर आती है। कहा जाता है कि वृष्ण जालिका से 10 से 12 शुक्रवाहिनियों बाहर आती है। ठीक है। दूसरा है ये वृष्ण के अंदर अत्यधिक कुंडलित होकर अधिवृष्ण बनाती है। कहता है ये वृष्ण के कहा ऊपर, है ना, वृष्ण के ऊपर अत्यधिक कुंडलित होकर, कुंडलित यानी कि गोलाकार होकर क्या बनाती है, अधिवृष्ण बनाती है। और यही अधिवृष्ण में क्या मौजूद होते हैं, तो यही अधिवृष्ण में हमारा स्पर्म मौजूद होता है। क्या मौजूद होता है, स्पर्म, है ना। आगे नोट पॉइंट इसका क्या कहता है, थोड़ा सा समझते हैं। कहता है कि अधिवृषण लगभग 5 से 6 मीटर, लगभग 5 से 6 मीटर या 25 फीट का होता है। अगर आपसे सवाल पूछ ले कि अधिवृषण जो होता है इसकी लंबाई 5 से 6 मीटर का होता है और इसका अगर फीट की बात किया जाए तो 25 फीट होता है। क्लियर। आगे है कि अधिवृषण से शुक्रवाहक नलिका निकलकर उदर गुहा में जाता है। यानी आपसे सवाल पूछे कि अधिवृषण जो होता है ये शुक्रवाहक नलिका से निकल करके कहाँ जाता है, तो ये उदर गुहा में क्या करता है, चला जाता है ना। मतलब इतना याद रखना है कि पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो ये वृषण करता है काम, बस स्खलन करता है, स्पर्म निकालता है और निकालने के बाद फीमेल पार्ट्स में जाता है। फीमेल पार्ट में जाने के बाद बहुत क्रियाएं होती है ना, उसके भी अगले पार्ट में देखेंगे। मतलब इसमें से क्या क्या याद रखना है, याद ये रखना है कि शुक्राणुओं के लिए औसतन टेम्परेचर कितना होना चाहिए। ठीक है। और जब शुक्राणु बनने के लिए तैयार होता है उसके लिए टेम्परेचर कितना होना चाहिए। क्लियर। अच्छा, अब इसके बाद आपसे सवाल पूछ रहे कि वृषण का मुख्य कार्य क्या होता है, तो वृषण का मुख्य कार्य क्या होता है, तो शुक्राणुओं का निर्माण करना, है ना। और नर में कौन सा हार्मोन पाया जाता है, तो नर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पाया जाता है। और नर हार्मोन के समूह को एस्ट्रोजन कहा जाता है, सॉरी एंड्रोजन कहा जाता है ना, याद रखिएगा। वृषण की लंबाई 4 से 5 सेंटीमीटर लंबा और 2 से 3 सेंटीमीटर चौड़े होते हैं। क्लियर। आगे इसकी संरचना देखा जाए, ज्यादा याद नहीं रखना है, ये आपका शुक्रवाहक नलिका हो जाएगा, ये हो गया आपका पूछ, है ना, और ये हो गया शीर्ष भाग, ये हो गया मध्यस्तर वाले भाग। ठीक है। अब याद रखना है कि वृषण के चारों ओर तिहाई स्तर पाया जाता है। पहला होता है ट्यूनिका वैजाइनालिस और दूसरा होता है ट्यूनिका एल्बुजिनिया और तीसरा होता है ट्यूनिका वैसुलोसिस, है ना। तो आपसे सवाल पूछ ले कि ट्यूनिका वैजाइनालिस का काम क्या होता है, तो वो सुरक्षा करता और अधूरा आवरण होता है। दूसरा एल्बुजिनिया, ये मध्य स्तर पाया जाता है और इसमें 200 से 250 पालियां पाई जाती है। तीसरा होता है वैस्कुलोसिस, क्या करता है, तो यह वृषण जालिका के अंदर होती है, इसमें अत्यधिक रक्त नालिका पाई जाती है। क्लियर हो गया। अब वाहिनियों का मार्ग क्या होता है, तो वृषण जालिका में 10 से 12 शुक्रवाहिनियों बाहर आती है। ठीक है। ये वृषण के ऊपर अत्यधिक कुंडलित होकर अधिवृषण बनाती है ना। ये अधिवृषण को क्या करती है, बनाने में मदद करती है। कुछ इसका पॉइंट है उसको समझते हैं। कहता है कि अधिवृषण लगभग 5 से 6 मीटर या 25 फीट का होता है। ठीक है। अधिवृषण से शुक्रवाहक नलिका निकलकर उदर गुहा में जाती है, यानी शुक्रवाहक नलिका निकल कहाँ पहुंच जाती है, तो ये उदर गुहा में पहुंच जाती है। ये वीडियो कैसा लगा एक बार प्यारा सा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा और एक बार यही बताइए कि ऑडियो और वीडियो आप लोगों को कैसा है ना। चलिए आपके पास इतना ही। जय हिंद, जय भारत।